हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। सारा सब कुछ अपन ने डिटेल से वैसे पढ़ रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब बारी है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के शब्दों को समझने की। तो उसी के लिए अपन ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जीव विज्ञान की, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए खास है। सिर्फ हिंदी में ही यहाँ पर बताया जा रहा है। हिंदी की जो एनसीईआरटी है उसे यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो डायग्राम से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से, जो टेबल से, वो सारा सब कुछ। और आज का जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, 12th क्लास की एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर। और जो टॉपिक टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? मेंडल की वंशागति के नियम। फिर से बता देता हूं मैं आपको, एनसीईआरटी को ही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, उसे ही एक्सप्लेन किया जाएगा। नोट्स आपके पास होंगे, कोचिंग के होंगे या दूसरी जगह आपने देखे होंगे, लेकिन अब बारी है एनसीईआरटी के एग्जैक्ट जो वर्ड है वो समझने की। सो स्टार्ट अपन करते हैं। किसी भी टाइप का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से लगे उसको आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर सकते हैं। एनसीईआरटी आपको लेके बैठना है, नोटबुक लेके बैठने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी और पेंसिल वगैरह लेके आप बैठिएगा तो काम आसान हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इंग्लिश में से अपन कहते हैं। सिद्धांत का मतलब तो आपको सिंपल से समझ में आता है। वंशागति और विविधता की अगर अपन बात करें तो वंशागति का मतलब क्या होता है? एक जो पीढ़ी है, एक पीढ़ी से अगली जो नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है, सेकंड पीढ़ी आ रही है या थर्ड पीढ़ी आ रही है, तो पीढ़ी के अंदर एक से अगली पीढ़ी में जो भी लक्षण है उसका ट्रांसफर हो रहा है, उसका स्थानांतरण हो रहा है, उससे अपन वंशागति कहते हैं। ठीक है। अब ये अपन देखते हैं कि अपने जो माता पिता उससे अपन क्या है, सेम है। कैसे? दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, दो कान, ये सारा सब कुछ सेम है। लेकिन अगर अपन देखें कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं, जैसे त्वचा का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, वॉइस हो गई। तो कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो क्या है, अपने माता पिता से अलग है। वो हर एक जीव में हो सकता है, हर एक लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में होता है। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो अंतर यहां पर आ रहा है, अगर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है तो उससे अपन कहते हैं वंशागति। लेकिन जो लक्षण अलग दिख रहे हैं अपन को, जो विभिन्नता वहां पर आ रही है, जो अलग वैरायटी आ रही है, उसे अपन क्या बोलते हैं? विविधता, उसे अपन बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो विविधता आ रही है वो किस प्रकार के जीवों में आएगा? वो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के अंदर ही आएगा, अलैंगिक प्रजनन करने वालों में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में एक जीव से ही क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो वहां पर जो पैतृक है और जो पुत्री है या संतति कोशिका, संतति जीव जिसे अपन कह सकते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, 100% समान होते हैं। इसीलिए उस समानता को बताने के लिए एक शब्द अपन प्रयोग में लेते हैं, क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। चाहे आकार में देख लो, चाहे शरीर में देख लो, वो 100% क्या होंगे, समान होंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं, समानता को दिखाने के लिए, क्लोन। तो वहां किसी भी प्रकार की कोई भी विविधता देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर होगा? तो वंशागति क्या है? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो भी लक्षण है उसका स्थानांतरण हो रहा है। और विविधता की बात कर रहे हैं कि जो असमानता आ रही है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, उसे अपन बोलते हैं विविधता। ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा लिखा है कि आपने कभी सोचा है कि हाथी हमेशा हाथी शिशु को ही जन्म देता है, अन्य जानवर को नहीं देता है? तो वो जो लक्षण है उसकी वजह से हो रहा है। या बीज से जो आम का बीज है उससे केवल आम का ही पौधा आ रहा है, अन्य पौधा क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है सिंपल सा। माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, संतति से मिलती जुलती है, क्या वह उनसे बिल्कुल भी अभिन्न होती है या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता होती है? बिल्कुल जायज सी बात है, मिलती जुलती रहती है लेकिन विभिन्न भी होता है। तो क्या तुमने कभी आश्चर्य किया कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? सहोदर का मतलब एक ही उधर से, एक ही माँ की जो संतान होती है वो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो समान भी दिख जाते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि अलग अलग दिखते हैं, भाई भाई, भाई बहन। लेकिन जो समान दिखते हैं, एक ही टाइम पे उनका बर्थ होता है, जिसको प्रजनन वाले चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा, जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवांशिकी या आनुवांशिक विज्ञान ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्नों पर विचार करती है। कि कौन से प्रश्न? कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण उसका स्थानांतरण हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, विविधता है, उसके बारे में।
इस शाखा में क्या है, वंशागत और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वंशागति की जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, आनुवांशिकी की जो बात कर रहे हैं अपन, तो आनुवांशिकी जो ब्रांच है उसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, किस किस के ऊपर आप अध्ययन करते हो, निम्न में से किस पर अध्ययन करती है आनुवांशिकी। तो वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, और वही अपने चैप्टर का क्या है, नाम है। ठीक है, वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन यहाँ से किया जाता है। यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट आगे अपने पास आ रहा है, इसे हाईलाइट आप लोग कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वंशागति जो है आनुवांशिकी का आधार है। जेनेटिक्स की जो बात कर रहे हैं उसका जो बेस है कौन है, इनहेरिटेंस। वंशागति आनुवांशिकी का आधार है। आनुवांशिकी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, वंशागति और विविधता। आनुवांशिकी के अंदर अपन पढ़ते हैं वंशागति और विविधता, लेकिन जो आधार है वो कौन है, वंशागति है। वंशागति वह प्रक्रम है, डेफिनेशन परिभाषा लिखिए, जिसमें लक्षण जनक से संतति में जाते हैं और विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। ये जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषा में आपको बता चुका हूं विद एग्जाम्पल की सहायता से। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छुपा हुआ है। ये आपको पहले ही बता दिया मैंने, विविधता जहां पर भी आ रही है वहां लैंगिक प्रजनन होगा, अलैंगिक में किसी भी प्रकार की कोई विविधता नहीं देखने को मिलती है। तो उसने पादप और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनके प्रजनन करवाया और उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। जो अपन मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है, ठीक है, उसके अंदर अपन पढ़ते भी हैं किस प्रकार से बीटी कॉटन, जो बीटी कपास वाला पादप था, मक्का वगैरह था, जो भी उसके अलावा जो अपन को उत्पादकता प्राप्त आपको बढ़ानी है, उत्पादकता कार्य क्षमता बढ़ानी है, तो कुछ बेल है, कुछ गाय है, वो अपन ने सब कुछ देखा। कृत्रिम संकरण अपन करवा सकते हैं, तो वहां पर भी अपन पढ़ेंगे इसे। जैसे उदाहरण लिखा है कि पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली है। ठीक है, जैसे पंजाब की शाहीवाल गाय इंपॉर्टेंट है, एक ही उदाहरण लिखा है एनसीईआरटी में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पंजाब की शाहीवाल गाय, हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे, तो वो डिटेल्स नहीं बता पा रहे थे, लेकिन हाँ वो भी लाभ उठा पा रहे थे। ये सिंपल सा है। तो इस परिचय वाले पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है, वंशागति क्या है, विविधता क्या है, आनुवंशिकी क्या है और उसका आधार क्या है। ठीक है, परिभाषा इसमें कवर हो जाएगी। और साथ में एक उदाहरण आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, पंजाब की शाहीवाल गाय, बेल भी करके दे दिया जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में, पंजाब के शाहीवाल बेल, उत्तर गलत हो जाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आता है मेंडल के वंशागति के नियम। तो आनुवंशिकी जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, जो जनक है वो कौन है, मेंडल साहब है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जन्म तो 1824 के आसपास हुआ था, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, वो उन सब के बारे में नहीं पढ़ना अपन को कि कहां पर उन्होंने काम किया, ऑस्ट्रिया में रहते थे, ये सब पॉइंट्स अपन ऑलरेडी पहले वाले पॉइंट डिस्कशन कर लिया था, जो एनसीईआरटी थोड़ा सा बाहर पढ़ाया था। अब केवल एनसीईआरटी पे चल रहे, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही अपन को काम करना है। ठीक है, पादरी थे या किस पे एक्सपेरिमेंट किया, या पहले फिजिक्स में इंटरेस्ट था, मैथ्स में था, कुछ भी अपन नहीं पढ़ रहे यहाँ पर। वंशागति के नियम के बारे में अपन चलते हैं। सबसे फर्स्ट कि 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी कौन सी होती है, पहली बात तो ये आपको आना चाहिए, नहीं 1801 से लेकर 1900 तक की बीच का जो टाइम पीरियड है वो 19वीं सदी है। तो 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में आनुवांशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सके, ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर, इंग्लिश में कहते हैं इसको पाइजन सेटाइवम, ठीक है, के पौधों में 7 वर्षों तक क्या किया, संकरण कराया। 1856 से 1863, ये भी इंपॉर्टेंट ईयर है। ठीक है, 7 वर्षों तक क्या कराया, संकरण इन्होंने करवाया था। और संकरण का मतलब क्या होता है, सिंपल सा क्रॉस होता है, जो भी इच्छित जो जो मटर की जो जाति थी उसको एक दूसरे के साथ में क्रॉस करवाया, वही संकरण एक प्रकार। और उसी के आधार पर क्या किया, जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्या के समाधान हेतु प्रथम उपयोग में मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। सांख्यिकी का मतलब मैथ्स,
ठीक है, सिंपल संख्या उसने ली, गणितीय तर्कशास्त्र दिए थे, और यही एक कारण था मेंडल के जो फेल होने का। मतलब इतने बड़े वैज्ञानिक थे, इतनी बड़ी खोज करके गए, लेकिन काफी सालों तक जो था इनकी पहचान नहीं मिल पाई इनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट तो यही था, उस टाइम संसाधन नहीं थे। जैसे आज तो सोशल मीडिया फटाफट से हो गया सारा काम, वहां पेपर लिमिटेड पब्लिश होते थे, तो जो जिस पेपर में दिया था उसका लिमिटेड था, सिंपल सा, कि जगह जगह नहीं जा पा रहा था। और दूसरा, वैज्ञानिकों ने ये बोला कि जो बायो है उसके अंदर आप मैथ्स कैसे काम में ले सकते हो, नहीं? तो वो भी एक रीजन था, जो मेंडल के जो कार्य थे वो पब्लिश नहीं हो पाए, फेमस नहीं हो पाए। तो सबसे पहला जो उपयोग किया था मेंडल साहब ने, किया था मैथ्स से रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बड़े लेवल पे किया था, ठीक है, काफी पादप थे, उस पर किया था, ऐसा नहीं कि एक दो पादप ले लिया और काम बन गया, नहीं। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति के नियम में व्यापकता थी, और वो केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। एक पीढ़ी पर भी नहीं गया, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, तो 7 साल में मटर अगर एक साल में 2 बार भी पैदा होते हैं तो काफी उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिए थे, काफी पादपों पर एक्सपेरिमेंट कर दिए थे, रिजल्ट भी बहुत बड़ा था, तो बिल्कुल स्पष्ट रिजल्ट था। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपोजिट। मेंडल ने किसके लक्षणों पर अध्ययन किया था? जो विपरीतार्थ थे, विपरीतार्थ थे, अपोजिट जो थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जिसे अपन कहते हैं, अपोजिट। जैसे एक लंबा हो गया, एक छोटा हो गया, ठीक है, फली का आकार हो गया, फूली हुई हो गई, सिगड़ी हुई हो गई, ठीक है। तो इसके कारण उसे वंशागत नियमों का आधारभूत ढांचा और तैयार करने में क्या मिली? सहायता मिली। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया, जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। बाद के 3 वैज्ञानिक और आए थे, सन 1900 के आसपास, उन्होंने वापस से मेंडल की रीडिस्कवरी की, पुनः खोज की, तब बोला कि हाँ, मेंडल साहब सही थे। काफी समय तक तो उनको पहचान नहीं मिलती। तो मेंडल ने क्या किया? अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंश क्रमों को लेकर कृत्रिम परागण या पर परागण के प्रयोग किए, ठीक है। प्रजनन सम मतलब समान, जो टाइम की बात कर रहे हैं, वहां पर उसने सेलेक्ट किया और उसका क्या किया? क्रॉस करवाया। क्रॉस में भी एक शब्द लिखा, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, खुद से उसने कराया। एक तो होता प्राकृतिक, खुद जब हो जाएगा तब हो जाएगा, तो देखा जाएगा, तो खुद हो रहा था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो कृत्रिम उसने करवाया था। कृत्रिम का मतलब समझ लो आप, जैसे नर स्ट्रक्चर है, मादा स्ट्रक्चर है, वो चाहता था कि इस नर का केवल उसी मादा के साथ में क्रॉस हो, तो या तो नर वाले को ढक दिया, मादा वाले को ढक दिया, ये सारी प्रोसेस उसने की थी, ठीक है। तो वो कृत्रिम हो चुका था। परागण कराया। पर परागण का मतलब दूसरे से, एक होता है स्व परागण, एक होता है पर परागण, जो फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। दूसरे के साथ में भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसने नेक्स्ट डेफिनेशन आगे लिखी है, तद्रुप प्रजनन सम या ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। कई पीढ़ियों तक स्वपरागण, जैसे मान लो ये ए था और यहां पर ये ए था, ठीक है। अब इसको बार बार क्रॉस करवा रहा है, ए ए, फिर इसका वापस से ए ए, तो यहाँ ए ए मिलेगा आपको, या आगे क्रॉस करके मैं बताऊंगा वैसे, ठीक है। 3 प्रकार के मिल जाएगा। तो ये आपको काफी टाइम तक जब स्व परागण कराता रहेगा, कराता रहेगा, कराता रहेगा, तो ये ए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल, काफी पीढ़ियों तक। तो वो हो चुका है क्या? ट्रू ब्रीडिंग, तद्रुप प्रजनन, समान हो चुकी है एक तरह से। यहां से हो गया, फिर दूसरा यहां से भी हो जाएगा, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, तो इनके बीच में जब वो उन्होंने क्या किया? क्रॉस करवाया था। तो मेंडल ने मटर की कितनी ली? 14 तद्रुप प्रजनन से मटर की किस्मों को छांटा और 7 जोड़े। ये 14 तद्रुप किस्में हैं, 7 जोड़े हैं। विपर्यासी लक्षण आपसे पूछे जाए कितने हैं, तो विपर्यासी लक्षण है 7। तद्रुप प्रजनन किस्म की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे? 14। मतलब विशेषक अगर पूछा जाए तो हो जाएंगे 14, लक्षण पूछा जाए तो वो कितने हो जाएंगे? 7। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उदाहरण है, आपके एक टेबल भी गिवन है और ये डायग्राम भी आपको दे रखा है। जैसे ये लक्षण लिखने के टोटल लक्षण कितने अपने पास? 7। बीज का आकार गोल होगा या झुर्रीदार होगा, बीज का रंग पीला होगा या हरा होगा, फली का आकार फूली हुई होगी, मटर की फली आती है ना, बहुत बार फूली होती है, बहुत बार उसके मटर के दाने छोटे होते हैं, सिकुड़ी हुई होगी। फली का रंग कैसा होगा? हरा होगा या पीला होगा? खाते हो ना मटर की सब्जी, तो तभी तो वो बोल रहा हूँ। पुष्प की स्थिति, कि जो मटर का जो पुष्प है वो सबसे लास्ट में है
या बीच में है पौधे टहनी के, तो सबसे लास्ट में तो वो अंत्य हो चुका है और बीच में तो वो अक्षय हो चुका है। तने की ऊंचाई, तना जो है मटर का लंबा है या बोना है। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे, लक्षण थे। इनमें से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो स्थानांतरित होता है या जो अपना प्रभाव दिखाता है उसे अपन कहते हैं प्रभावी विशेषक। ये लिख रखा है यहां पर, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो अपना प्रभाव दिखा रहा है उसे अपन बोलते हैं प्रभावी विशेषक, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा खुद को उसे अपन कहते हैं अप्रभावी विशेषक। तो ये टेबल भी आपको यहां पर गिवन है सिंपल सी। इस टेबल का बहुत अहम रोल है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांस है। जो पीछे डायग्राम दे रखा था सेम उसको टेबल यहां पर इन्होंने बना दिया। ठीक है, अब मटर में संकरण की बात कर रहे हैं, यहां पर संकरण के चरण आपको दे रखे हैं इस चित्र में, तो इस चित्र को भी अपन अभी समझेंगे। पहले एक जीन की वंशागति अपन समझते हैं। जीन क्या होता है, जीन इकाई है एक, जो क्या करती है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। अब जीन कहां पर होते हैं इसकी अगर बात करें तो जीन भाई साहब होते हैं डीएनए पर, डीएनए का ही एक छोटा छोटा जो पार्ट है वो जीन है। और डीएनए कहां होते हैं, डीएनए होते हैं गुणसूत्र पर, और गुणसूत्र क्या है, डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन है, उसे अपन क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। क्लियर है, तो जो जीन है जैसे ये गुणसूत्र है और इसके ऊपर ये डीएनए है इस प्रकार का, और इस डीएनए के छोटे छोटे जो पार्ट आगे चलकर एक्सप्रेस होते हैं, जैसे डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है, वही प्रोटीन उत्तरदायी होता है किसी भी अभिलक्षण के लिए। ठीक है, तो वो जीन हो चुका है डीएनए का पार्ट। तो एक जीन की वंशागति, केवल एक जीन डीएनए के किसी पार्ट पर एक जीन जो अगली पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दिखा रहा है, लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, तो वो एक जीन है। अगर मान लो दो जीन है तो वो अलग अलग काम कर सकते हैं, तीन जीन है तो वो अलग अलग काम करेंगे। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, एक जीन की वंशागति के बारे में बताया, अध्ययन किया, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। लिखा है मेंडल ने वंशागति के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे और बौने पौधों का संकरण कराया। जैसे तद्रुप प्रजनन से हम बता दिया, कई बार उन्होंने स्वपरागण किया, उसके बाद में जो रिजल्ट मिला, तो इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवांशिक अध्ययन किया गया और इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। जैसे लंबा जो है कैपिटल टी से अपन लिखते हैं, आगे वैसे थ्योरी आएगी इसकी, और स्मॉल टी को बोना कहते हैं। इसके बीच में अपन ने क्रॉस करवाया तो यह आपको मिलता है। ठीक है, और इसको क्या किया इन्होंने, उगाया था वापस से। तो वही यहां पर ये सिंपल सा कह रहा है, ये अभी मैं पूरा बता दूंगा एनसीईआरटी में। तो ये जो पीढ़ी आपको मिली इसे अपन बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1, जो पहली बार मिली है पहली पीढ़ी उसे अपन बोलते हैं F1। ठीक, F का मतलब होता है फिलिया, जो एक बाहर का एक शब्द है, जो जिसका मतलब सिंपल सा था संतान, बेटा या बेटी। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। फिलियल का मतलब बेटा या बेटी। ठीक है, तो मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। ठीक है, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे। ये यहाँ जो ना कैपिटल वाला ये प्रभावी है सर, जो अभी आपको मैं बता रहा था, विपर्यासी विशेषक जो डायग्राम में देखे थे ना, प्रभावी और ये ए प्रभावी है। तो ये लंबे हैं और ये भी क्या है, लंबे हैं, तो एक जनक के समान हो चुके थे। और कोई भी पौधा इसके अंदर क्या नहीं था, बोना नहीं था। चित्र 4.3 के अंदर, ये तो 4.2 जो आपको बताया जा रहा है, इसके अंदर क्या किया गया, पराग कोश को हटा दिया। ये जो फ्लावर है, जो पुष्प है, उसका डायग्राम है सिंपल सा, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, यहां से इसने हटा दिया और यहां दूसरे जनक से ये क्या कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है पराग का, मतलब पर परागण की प्रक्रिया यहां पर हो रही है। और उसके बाद में रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, तो सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं, लंबे पादप यहां से मिल रहे हैं। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में पाए गए। अन्य विशेषक की बात कर रहे हैं, जैसे फली का रंग ले लिया या फली का आकार ले लिया, फूल की स्थिति ले ली, तो इसमें भी उन्होंने देखा कि जो F1 पीढ़ी है, प्रथम जो संतति पीढ़ी है, ठीक है, उसके अंदर भी ऐसा ही मिल रहा था। जो प्रभावी था वो अपना प्रभाव दिखा रहा था, जो नहीं दिखा रहे थे वो ये प्रभावी हो गए। तो दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं हो रहे थे, जिसके प्रकट नहीं हो रहे उसे अपन क्या बोलते हैं सर, उसे अपन बोलते हैं ए प्रभावी। मेंडल ने फिर F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधों का स्वयं परागण किया। तो पहले मेरे को कैपिटल टी था और ये स्मॉल टी था। यहां जो मुझे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये मेरी F1 पीढ़ी थी। ठीक है, और इसका वापस से मैं क्या करवा रहा हूं, स्वक्रॉस करवा रहा हूं खुद के साथ में ही। तो ये खुद के साथ में मैंने कराया, तो मेरे को यहाँ क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और सबसे लास्ट में स्मॉल टी, ये मेरे को मिलेगा।
तो स्वपरागण ये हो चुका है सर। यहाँ डायग्राम में तो आपको क्या दिख रहा है, पराग स्थानांतरित हो रहा था, पर परागण दिख रहा है सिंपल सा। तो उसने जब यहां इसने जब क्रॉस करवाया खुद के बीच में, और जो पीढ़ी आपको मिली थी नेक्स्ट वो कौन सी थी, F2 पीढ़ी थी। कौन सी थी, F2 पीढ़ी वहां पर आपको मिल गई। अब इस F2 पीढ़ी का जो रिजल्ट मेंडल ने देखा था वो आश्चर्यचकित हो गया था। बोले यहाँ पर ये वाला जो पादप था सर कौन सा था, लंबा था। ये कौन सा था, बोना था। तो इसके हिसाब से ये कौन सा होना चाहिए, बोना, और ये कौन सा होना चाहिए, लंबा। लेकिन बीच के जो दो पादप थे ये भी कैसे थे, लंबे थे। तब मेंडल साहब ने दिमाग लगाया, बोले यार ये कैसे हो गया, कैपिटल टी तो लंबा होना ही चाहिए, स्मॉल टी बोना होना ही चाहिए, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। ठीक है। तब मेंडल साहब ने बोला कि इसमें से कुछ अलग लॉजिक चल रहा है, कि यहाँ कुछ ऐसा कारक है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसे ही उसने बोला था ए प्रभावी। और जो एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या है, प्रभावी। इस कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी वाला स्मॉल टी पर क्या है, प्रभावी अपना प्रभाव दिखा रहा है। घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा एक छोटा। छोटा जैसे चाहे वैसे बात कर सकता है लेकिन बड़ा नहीं कर सकता। तो छोटा वाला वहां पर क्या है, ए प्रभावी, और बड़ा वाला क्या है, ए प्रभावी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर होगी। तब इन्होंने बोला कि बोने पौधे का अनुपात जो है F2 पौधों में कितना है, 25% था। ठीक है। और 75% पौधे कैसे थे, लंबे थे। कौन कौन से, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये वाले लंबे थे 3, और ये वाला एक बोना था। 3:1 या 75:25 भी लिख सकते हैं इसे अपन। तो लंबे और बौनेपन के जो लक्षण जनकों के समान ही थे, इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम्मिश्रण का मतलब कोई बीज का नहीं था। जैसे ये जुड़े नहीं थे, ये जो है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक दूसरे के साथ है लेकिन जुड़े नहीं। मतलब जुड़ने का मतलब क्या, ये लंबा था और ये बोना। तो ऐसा नहीं कि ये अगर जुड़ जाएंगे तो इनके बीच का मिल जाएगा। ये अगर 5 फीट का है, ये 3 फीट का है, तो इनके बीच का 4 फीट का मिल जाएगा, ऐसा नहीं। समझ पा रहे हो, लंबा है तो वो लंबा ही रहेगा 5 फीट का। तो ये सम्मिश्रण नहीं था, किसी भी टाइप का ब्लेंडिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात सभी या तो लंबे थे या कैसे थे, बौने थे। मझोले जो कद है उसका कोई भी नहीं था। चित्र 4.3, जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया गया उनमें भी किसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए। अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जन के लक्षण प्राप्त हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक थे 3:1 में। F1 में केवल लंबे थे तो लंबे थे, F2 में बौने भी थे और लंबे भी थे। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। सम्मिश्रण के बारे में अपन ने बात कर ली, और ये रहा चित्र 4.3। दिख रहा है, 3 लंबे हैं यहाँ पर और एक बोना है। ये सबसे पहले लंबे और बोने का क्रॉस करवाया यहाँ पर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आपको जो F1 पीढ़ी मिली थी वो लंबे मिले थे, लेकिन वो लंबे कैसे थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका वापस से अपन ने क्या करवाया, यहाँ पर स्वपरागण अपन ने कराया। तो स्वपरागण जब आपने करवाया तो आपको 3:1 में मिले थे, 3 लंबे और एक बोना पादप यहाँ पर मिला था। तो इसी के आधार पर फिर मेंडल साहब का वापस से दिमाग काम किया। बोले कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो इन लक्षणों को निर्धारित कर रहा है कि कौन लंबा होना चाहिए और कौन बौना होना चाहिए, और उससे उन्होंने कहा था कारक। ठीक है। तो इन्हीं परीक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। जनक से संतति में किसकी सहायता से, युग्मकों के माध्यम से। जैसे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी ये जनक है। ये क्या है, जनक है। अगर इनमें से आपको युग्मक बनाना तो इसको क्या करोगे, यहां बन जाएगा कैपिटल टी और यहां बन जाएगा स्मॉल टी। ठीक है सर, ये युग्मक आपने बना दी। लेकिन इस केस में युग्मक कैसे बनाओगे, तो इस केस में अलग अलग प्रकार के दो युग्मक बन जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर सिंगल लिखा आ रहा तो वो युग्मक है, दो साथ में आ रहे हैं, चाहे कैपिटल टी है चाहे स्मॉल टी, तो वो क्या है, जनक है। ठीक है। तो इसी की सहायता से क्या रहा, मैं जब वापस से इसको क्रॉस करवा रहा हूं यहाँ पर भी दो वो अपने पास बन जाएंगे गैमेट, युग्मक। और इसका जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो वापस से मुझे ये संतति जो मिलेगी द्विगुणित, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो अभी अपन ने क्रॉस करवाया था, है कि नहीं। समझ में आया ये वाला पॉइंट। तो इन्हीं वस्तुओं की मदद से क्या हो रहा है, जो संतति है वहां तक युग्मकों की सहायता से अगली पीढ़ी में क्या हो रहा है, अग्रसित हो रहा है, जो लक्षण है वो। और इससे मेंडल साहब ने एक शब्द दिया था फैक्टर, या जिसे अपन कहते हैं कारक। मेंडल साहब ने इसे बोला था, लेकिन कुछ समय बाद में जॉनसन नाम के साइंटिस्ट आए थे और इसे जीन शब्द कहा था, जिसे आज के समय में अपन
जीन कह रहे हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या है कि आपकी जो इकाई है आनुवांशिकता की वो कौन है, जीन है। इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, क्या है, इंपॉर्टेंट है। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा इसकी सूचना इसमें निहित होती है। लंबेपन के लिए जीन अलग होगा, बौनेपन के लिए अलग, या जो कलर की बात कर रहे हैं उसके लिए अलग होगा। समझ में आ रहा है? फली का कलर, पुष्प का कलर, पुष्प की स्थिति, सबके लिए अलग अलग जीन होंगे, ठीक है। किस जीन में कौन सा विशेषक लक्षण अभिव्यक्त होगा इसकी सूचना इसमें निहित है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे अभी अपन ने बात की, एक लंबा एक बोना, लंबा और बोना दो हो चुके हैं तो ये युग्म है, एक पेयर है। और विकल्प का मतलब ऑप्शन, या तो लंबा या बोना, युग्म विकल्प। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी की अपन ने बात की, तो यहाँ जो अपन युग्मक बना रहे हैं दोस्त, ये जो युग्मक अपन यहाँ से बना रहे हैं, तो यहाँ तो या तो कैपिटल टी जा रहा है, ये क्या जा रहा है, स्मॉल टी जा रहा है, विकल्प है अपने पास, ठीक है। तो अगर विकल्प है तो ये किस प्रकार का विकल्प है अपने पास, अलग अलग प्रकार का, तो इसे अपन बोल सकते हैं विषम युग्मक। दूसरे केस में यहाँ अपने पास क्या समान है, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, सम युग्मक। कैपिटल टी स्मॉल टी से अपन क्या बोल सकते हैं दोस्त, सम युग्मक, ठीक है। तो युग्म के ये विकल्प यहाँ पर हो गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एनसीईआरटी में क्या लिखा। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दे तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होती है उसे कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी था, F1 पीढ़ी में व्यक्त हो रहा था, F1 पीढ़ी में लंबा था। अभी अपन को नहीं पता कि अपन ने सिंपल सा बोला कि जो लंबा पादप है और बोना पादप है उसके बीच में अपन ने क्रॉस करवाया, तो आपको क्या मिला था, F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे मिले थे F1 में। तो F1 पीढ़ी में जो आपको मिल रहा था उससे अपन इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर्स होता है उससे अपन लिखते हैं, ठीक है। F1 में तो टोल, लंबे को अपन बोलते हैं इंग्लिश में टोल, तो कैपिटल टी मैंने लिख दिया। तथा विपरीत लक्षण को, विपरीत कौन सा हुआ, जो व्यक्त नहीं हुआ है वो कौन सा है, बोना। तो बोने को अपन ऐसा नहीं कि ड्वार्फ लिखेंगे, इंग्लिश में ड्वार्फ बोलते हैं बोने को, डी थोड़ी लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं स्मॉल टी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। टी डी फिर कहाँ एबीसीडी पूरी आ जाएगी, फिर तो मैच करते ही रह जाएंगे अपन, ठीक है। उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग करते हैं। टी और टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं, ठीक है, दोनों में से एक की चयन की बात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के एलील जोड़े इस प्रकार से होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी। मेंडल ने ये प्रस्तावित कर दिया था। तो अब सेम प्रकार का होगा तो उसे मेंडल साहब ने क्या बोला था दोस्त, उसे मेंडल साहब ने बोला था समयुग्मक, होमोजाइगस इंग्लिश में कहते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। लेकिन अलग अलग प्रकार के अगर होंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, विषम युग्मक, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जीनोटाइप है, जीन को नियंत्रित कर रहे हैं जो अपन को दिख नहीं रहा है। डीएनए पर जो छोटे छोटे पार्ट है जो लंबेपन के लिए, बौनेपन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो अपन को थोड़ी दिख रहे हैं कि मेरी कोशिका के अंदर ये जो जीन है ये मेरे लंबेपन के लिए, इसको मैं निकाल कर देख लेता हूँ, वो दिखेगा थोड़ी मेरे को जीन। जो अदृश्य है वो जीन टाइप या जीन प्ररूप, लेकिन जो दिख रहा है कि हाँ मैं इतना लंबा हूं, हाँ वो इतना छोटा है, हाँ मेरी स्किन का कलर ये है, वो क्या है, लक्षण प्ररूप, जो दृश्य है, विजिबल है, फिनोटाइप उसे अपने यहाँ पर कहते हैं। तो एक सवाल भी इन्होंने पूछा कि अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, लंबा होगा। सिंपल सा आंसर है इसका। मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्म की कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप लिखने देखने में कैपिटल टी के समान ही था, क्योंकि दोनों ही लंबे हैं, तो वो लक्षण प्रयोग हो गए, ठीक है। इसलिए उसने प्रस्ताव दिया कि ए समान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसने क्रॉस करवाया कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में, तो यहाँ आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये लंबा था सारे के सारे पौधे, तो इसने बोला कि एक क्या हो जाता है दूसरे के ऊपर प्रभावी होता है, छोटा भाई बड़े भाई के ऊपर प्रभावी होता है, उसको मम्मी कुछ नहीं बोलती, पापा भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन बड़ा भाई अगर बोल दे तो, है ना। तो F1 पीढ़ी में इसे प्रभावी और दूसरे को क्या बोलते हैं, ए प्रभावी नाम दे दिया गया। इस प्रयोग में टी लंबाई का कारक, टी बोनेपन का कारक के ऊपर प्रभावी है, और यही अध्ययन उसने किया था। सिंपल सा है, समझ में आया नहीं आया, एनसीईआरटी समझ में आ रही है, आई होप आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सर आ रही है समझ में। बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, ना लाइक ना शेयर, सब्सक्राइब आप कर लो तो ठीक, ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए यह सुविधाजनक तर्क संगत होगा कि बड़े
और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए, लंबे के लिए कैपिटल टी और स्मॉल के लिए स्मॉल टी, बोनेपन के लिए, ठीक है। अगर डी का प्रयोग करेंगे, ड्वार्फ, इंग्लिश में बोनेपन को बोलते हैं ड्वार्फ, इसीलिए डी बोला है। इसका प्रयोग नहीं करें क्योंकि ये याद रखने में क्या हो जाएगा, कठिन यहां से हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टी और डी एक ही जीन या के लक्षण है या नहीं, इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो सम युग्मकी मामलों में एलील समान होता है, जैसे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनसीईआरटी में थ्योरी भी लिखी है, बार बार इसको रिपीट की जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही। विषम युग्मकी के अंदर अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। अतः एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। एक बार संकर अपन ने कराया तो मोनोहाइब्रिड उसे अपन ने कह दिया, दो बार कराएंगे तो द्विसंकर यहां पर हो जाएगा। इस प्रेक्षण से कि अप्रभावी जनकीय विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रभाव के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाता है। सम्मिश्रण एक शब्द मैंने बताया अभी आपको कि किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होता है। अगर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, एक दूसरे के साथ में आता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगली पीढ़ी में हमेशा हमेशा युग्मों का युगों तक इनका साथ हो गया, नहीं, ये वापस से अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। वापस इसको किसी के भी साथ क्रॉस करवा दो आप तो ये कर लेंगे। ऐसा नहीं कि 7 जन्मों का साथ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं चलता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो सम्मिश्रण बिना किसी सम्मिश्रण के F2 पीढ़ी में चले जाते हैं। और हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण या मियोसिस होता है, तो मियोसिस में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, 46 से 23 रहती है मनुष्य के अंदर। तो सेम वैसे यहां पर भी क्या, जैसे मान लो ये द्विगुणित है, टी 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 टी, ये टी टी, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये 50-50 हो जाएंगे वापस से, टी टी, और ये भी 50-50 हो जाएंगे, टी टी, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि जो मियोसिस होता है, कोशिका विभाजन के साथ लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं, अलग अलग युग्मक यहाँ पर हो जाते हैं। जो जनकीय जोड़े के एलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और केवल एक ही एलील युग्म में प्रेषित होगा, ठीक। इज दैट क्लियर? यस, नो। एलीलों का यह भी संयोजन यादृच्छिक होता है, रैंडम होता है, कोई फिक्स नहीं है, अपने आप से ही वो हो जाता है। और युग्मक में कोई एक एलील आने की संभावना कितनी रहती है, 50% रहती है। जैसे मनुष्य के केस में आप जानते हो, एक्स वाई नर के अंदर, एक्स एक्स मादा के अंदर, तो यहां से कौन सा आएगा वो अपने आप डिसाइड, पहले से डिसाइड नहीं रहता है। जो होगा वो यादृच्छिक होगा, रैंडम होगा। अगर एक्स आता है तो जो बच्ची उसका बर्थ होता है, और वाई आता है तो बच्चे का, नर का बर्थ होता है। यही लिखा है कि टी टी पौधे के युग्मकों में टी एलील और स्मॉल टी वाले में स्मॉल टी आता है। और निषेचन के समय ये वापस से क्या होता है, पराग के माध्यम से अंड वहां पर जाते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। और कैपिटल टी एलील और दूसरा स्मॉल टी एलील होता है यहाँ पर, वो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे शब्दों में संकरों में कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं। इस पौधों को विषम युग्मकी कहते हैं। तो दो प्रकार के पौधे होते हैं, सिंपल सी बात है, सम युग्मकी और विषम युग्मकी। युग्म विकल्प क्या होता है कि अलग अलग आपके पास दो मिल जाते हैं आपको चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। सम युग्मकी में क्या होता है, समान प्रकार के युग्मक बनेंगे, चाहे कैपिटल टी हो या स्मॉल टी। विषम युग्मकी में क्या होगा, अलग अलग प्रकार के बनेंगे। सम युग्मकी में समान तो विषम में अलग अलग, कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो है। पुन्नेट नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी के आधार पर पन्नेट वर्ग आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण, F1 F2 पीढ़ी समझाया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि पुन्नेट जो स्क्वायर चार्ट है वो किस में मदद करता है, ऑप्शन लिख दिया जाए, युग्मकों के उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण में, या संतति पादपों में, या उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी आपको आंसर सिंपल सा बता देना है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये क्रॉस करवाया, लंबा है कैपिटल टी और ये बोना स्मॉल टी। युग्मक बनाए यहाँ पर इसने अलग अलग, कैपिटल टी और कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से स्मॉल टी, ये युग्मक है अपने पास, ठीक है। और वापस से जब क्रॉस करवाते हैं F1 पीढ़ी में, तो ये कैपिटल टी ये कैपिटल स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ये अपन ने करवाया, ये पुन्नेट चार्ट नहीं है, पुन्नेट ऐसा है कुछ, ठीक है। F1 पीढ़ी ये आपको मिल गए। अब सारे के सारे लंबे मिले, तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी का स्वपरागण इसने करवाया, तो आपको क्या मिलेगा, 3:1 में मिलेगा, जो अपन ने पहले 75:25% देखा था, ठीक है। तो जो दिख रहा है, कितने पौधे लंबे हैं, 3, कितने बोना है, 1 दिख रहा है अपन को। तो लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:1। और जो नहीं दिख रहा है कि इनका जीनोटाइप क्या है, कि कैपिटल टी कितना है, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2, स्मॉल टी कितना है, 1। तो 1:2:1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका जीनोटाइप यहां से हो जाएगा।
क्लियर है? तो ये पन्नेट जो वैज्ञानिक थे, कौन से? पन्नेट, आनुवांशिकविद रेजिनाल्ड सी पन्नेट ने विकसित किया था और संभावना इन्होंने बताई थी जीनोटाइप गणना की। नेक्स्ट, सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में बाईं तरफ के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है। जो भी युग्मक है इस प्रकार से, संभाव्य का मतलब संभावित कितने हैं, यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी है तो कितने संभावित है? 2 संभावित है, ये लो लिख दिए। स्मॉल टी तो कितने संभावित है? ये लो, ये तो एक ही प्रकार के लेकिन 2 लिख दिए अपन, और इनके बीच में क्रॉस अपन ने करवा दिया। जबकि यहाँ अपन बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कितने युग्मक बन सकते हैं? 2 युग्मक बनेंगे सर, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, और वो अपन ने इसके बीच में क्रॉस करवा दिया। तो जन के लंबे कैपिटल टी जो नर है ये बोने मादा है, इसके द्वारा जो युग्मक है, और F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी संतति पीढ़ी दर्शा दी गई है। सिंपल सा वापस से स्वपरागण करा दिया। नर और मादा के लिए इन्होंने 2 जो साइन यूज में लिए वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये नर मादा और ये नर, इस प्रकार से ये कुछ शायद करेक्शन है, यहाँ पर नर को अंड बोला है और मादा को फराक बोला है, ठीक है? तो थोड़ा सा करेक्शन इंग्लिश वाले एनसीईआरटी बिल्कुल देखी जाए तो मिल जाएगा सही से। तो ये प्रत्येक इन्होंने बता दिया। तो जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए अपन ने, बराबर संख्या में क्या मिला आपको? कैपिटल टी और स्मॉल टी युग्मक मिले। युग्मक बनाओ तो अलग अलग करेंगे ना, इनको अलग अलग कर दो, चाहे किसी भी प्रकार का युग्मक बनाओ, इनको अलग अलग करना है बस। तो जीनोटाइप टी के परागणों का जीनोटाइप टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित कराने की 50% संभावना। सिंपल सी बात है, इस पैराग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। इस पैराग्राफ के अंदर भी कुछ नहीं है कि आपको जो अनुपात मिल रहा है जब आपने क्रॉस करवाया तो 3:1 मिलेगा लक्षण प्ररूप, 1:2:1 क्या मिलेगा? जीन प्ररूप, ठीक है? ये आपके पास ये अनुपात है, इस फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं, तो जाना नहीं है अपन को डिटेल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। केवल एक ही बात को इन्होंने 2 पेज कंप्लीट किया एनसीईआरटी के, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक सवाल इन्होंने पूछा है कि मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया तथा पाया कि F3 और F4 पीढ़ियों में F2 के बोने पौधों ने केवल बोने ही पैदा की। उसने निष्कर्ष निकाला कि बोनों का जीनोटाइप समयुग्मक ही था। आप क्या सोचते हैं? तो हमें सोचना नहीं है, हमें केवल नीट एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है? फिर भी सोचते हैं तो सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि उसने सभी F2 के लंबे पौधों को स्वयं परागित किया तो उसने क्या देखने को मिलता होगा? अब ये पूछा सभी लंबे, तो लंबे तो कैपिटल टी भी थे सर, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी भी थे। इनको अगर आप स्वयं परागित कराओगे तो यहाँ युग्मक ये बनेगा और यहाँ 2 युग्मक बन जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। करा लो स्वयं परागित, ये लो, खुश रहो, ठीक है? हो गया, लंबे मिल रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसी से इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लिया। तो पिछले अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जा सकती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने पर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। हाँ, ये कह रहा है कि प्रभावी की विशेषक जो है, जैसे लंबा है तो लंबे का आपसे मैं पूछूं कि जीन प्रारूप क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 2 बताओगे ना, या तो कैपिटल टी या कैपिटल स्मॉल टी, ये भी लंबा और ये भी लंबा है। 2 संभावना हो सकती है लंबे पौधे की जीन प्रारूप की, ठीक है? लेकिन देखने से आप नहीं बता सकते लंबे पौधे को आपने देखा तो उसका जीन प्रारूप क्या है। जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता। इसीलिए F2 के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बोने पौधे से संकरण करा। F2 के जो लंबे पौधे हैं तो कैपिटल टी किसके साथ में कराया? बोने के साथ में कराया। पहली प्रायिकता ये है। दूसरी के अंदर क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको इसके साथ ले लो सर। अब जब क्रॉस कराओगे तो यहाँ युग्मक कैपिटल टी है ना, ये कैपिटल टी युग्मक बन जाएगा और यहाँ स्मॉल टी बन जाएगा, और यहाँ 2 युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ एक युग्मक बन जाएगा स्मॉल टी। अब जब क्रॉस कराओगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ इसके अंदर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी भी मिलेगा और स्मॉल टी भी मिलेगा। तब पता चल जाएगा कि कौन सा लंबा और कौन सा बोना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है तो ये लंबा है, मतलब ये केवल प्रभावी के केस में ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ बोना भी मिल रहा है और लंबा भी आपको मिल रहा है, तो ये विषम युग्म के प्रकार का यहाँ पर हो जाएगा, और इसे इन्होंने कहा परीक्षार्थ संकरण। समझ में आया क्या? जो
आप बता रहे हो सिंपल सा F2PD के जो लंबे पौधे हैं, और F2PD में लंबे कौन कौन से थे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। इसके साथ में आपको संकरण करवाना, किसके, बोने पौधे के साथ करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे टेस्ट करो, उसे परीक्षार्थ संकरण नाम दिया गया है, जिससे जीनोटाइप का पता लगा सके अपन। ठीक है, इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, यहां पर मटर का पौधा जिसका जीनोटाइप मालूम करना है, उस जीव को अपन बोलते हैं परीक्षार्थ जीव। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, परीक्षार्थ जीव। परीक्षार्थ जीव क्या होता है, जिसका जीनोटाइप अपन को पता करना है कि वो समयुग्मकी है या विषम युग्मकी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो है परीक्षार्थ जीव। देखने से अपन को पता नहीं चल रहा है वो लंबा है, तो देखने से पता नहीं चल रहा है इसका जीनोटाइप क्या है, तो ऐसे जीव को बोलते हैं परीक्षार्थ जीव। ठीक है, तो इसका अप्रभावी पौधे से संकरण करा दिया, ना कि स्वपरागण। स्वपरागण नहीं कराएंगे अपन, अप्रभावी वाले से करा रहे। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। चित्र 4.5 में बताया गया है। यहाँ बैंगनी को कैपिटल बी से लिखा है, श्वेत को सॉरी कैपिटल डब्ल्यू से, और श्वेत को स्मॉल डब्ल्यू से लिखा है, जो उसके ऊपर प्रभावी है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये समयुग्म की प्रभावी। अभी आपने क्या बोला, ये सबसे पहले यहां से चित्र को स्टार्ट करो आप। ये जीनोटाइप इसका अज्ञात है अपन को, ठीक है, अपन को पता नहीं इसका जीनोटाइप क्या है, लेकिन ये कैसा है, बैंगनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको या तो समयुग्मकी के साथ में करवा देंगे या विषम युग्मकी के साथ में क्रॉस करवा देंगे। तो ये देखो आप यहाँ पर, ये रहा स्मॉल डब्ल्यू और ये कैपिटल डब्ल्यू के साथ में रहा है, तो सारे पुष्प कैसे हुए, बैंगनी प्राप्त। तो ये F2PD वाला है भाई साहब, F2PD वाला, तो सारे पुष्प बैंगनी, इसका मतलब वो कौन सा था, प्रभावी था, समयुग्मकी था। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे तो आधे जो 50% जो पुष्प है वो श्वेत थे, और 50 ही कैसे थे, बैंगनी थे। इसका मतलब वो क्या था, विषम युग्म की था, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू वाला था। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये विषम युग्म की हो जाएगा पाद। ऐसे ही अपन सभी का ज्ञात कर सकते हैं, और इसे अपन बोलते हैं परीक्षार्थ संकरण टेस्ट करो। तो ये सिंपल सा क्या अनुपात मिला हुआ ये बता सकते हो, परिभाषा भी आप देख सकते हो। एक संकरण प्रयोगों के अपने प्रेक्षणों को आधार बनाकर मेंडल ने इनकी वंशागति संबंधी अपनी समझ के सार रूप के दो सामान्य नियम प्रस्तावित की। और नियम जो है वो कौन से, एक तो प्रभाविता का नियम और दूसरा विसंयोजन का नियम, जिसे अगले सेशन में अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब अगला जो टॉपिक है वो यही अपना प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। यहां तक आपका क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन खुले हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, 100% आपके डाउट को बताया जाएगा। यहां अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। क्लियर है, आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन खुले हैं। और डाउट की अगर आपको पिक्चर भेजनी है तो इंस्टाग्राम पर इस नाम से मिलूंगा मैं, MYDHARMEN, ये सर्च कर लो आप, क्योंकि डाउट की पिक्चर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में नहीं भेज सकते। इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहां भेज दो, अदरवाइज फेसबुक पर अराइजन कैरियर एकेडमी से अपना पेज है, वहां पर भी आप अपने डाउट भेज सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उन डाउट को दूर किया जाएगा। क्लियर है, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।